यूं तो मायावती को उनके समर्थक बहन जी के नाम से जानते हैं, वहीं आम जनता के बीच वो मायावती के नाम से मशहूर है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उनका नाम मायावती नैना कुमारी है। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, जिसका नाम श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल है, यहीं उनका जन्म हुआ। मायावती के पिता दिल्ली में सरकारी कर्मचारी थे। वे दूरसंचार विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस तरह से मायावती को आयरन लेडी का नाम दिया गया, उसी तरह उनकी माता रामरती भी आयरन लेडी से कम नहीं थी। वो अनपढ़ जरूर थी, लेकिन समझदारी में किसी से कम नहीं थी। दिल्ली जैसे शहर में वो अपने दम पर भैंसों के बलबूते एक दूध की डेयरी चलाती थी, जो परिवार को आर्थिक मदद देती थी। हर चेतना संपन्न दलित की तरह मायावती में भी दलित आंदोलन की पहली समझ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी और उनकी किताबें पढ़कर आई। इन किताबों से मायावती का पहला परिचय उनके पिता ने कराया। मायावती ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तब मैं 8वीं में पढ़ती थी। एक दिन पिताजी से पूछा कि अगर मैं भी डॉक्टर अम्बेडकर जैसे काम करूं तो क्या वे मेरी भी पुण्यतिथि बाबा साहब की तरह मनाएंगे। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में उनके पिता डॉक्टर अम्बेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल के दिन पूरे परिवार को संसद के प्रांगण में लगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने के लिए ले जाते थे, जहां बुद्धिजीवियों और नेताओं की बातें सुनकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताबें पढ़कर उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों और देश में दलितों की स्थिति का ज्ञान हुआ। यही नहीं, जब वो अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में जाती थी तो वो देखती थी कि दलितों की एक अलग ही बस्ती बनी होती थी, जहां सवर्ण लोग आना भी पसंद नहीं करते थे। उस समय दलितों की स्थिति ने उनमें एक हलचल सी पैदा कर दी और उन्होंने आईएएस बनने की ठान ली और रात दिन पढ़ाई में जुट गई। मायावती ने कुछ सालों टीचर की भी नौकरी की है। लेकिन सन 1977 उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया, जब उनकी मुलाकात मान्यवर कांशीराम जी से हुई। माया की मुलाकात कांशीराम से कैसे हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है। सन 1977 सितंबर में जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति तोड़ो नामक एक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें मायावती को भी अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया। सम्मेलन का संचालन केंद्रीय मंत्री राज नारायण खुद कर रहे थे। वो कार्यक्रम में बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। जब मायावती मंच पर आई तो सबसे पहले उन्होंने हरिजन शब्द पर आपत्ति जताई और कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या इससे देश में जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? उनके इस तर्कपूर्ण भाषण को सुन सबने उनकी प्रशंसा की। उसी क्लब में अब माहौल कुछ ऐसा हो गया कि जनता पार्टी मुर्दाबाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगने लगे। यही वो घटना थी जिसके बाद मायावती ने राजनीति में प्रवेश किया। यहीं से कांशीराम ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली बेहद मजबूत युवती को राजनीति की तरफ मोड़ा। दरअसल जाति तोड़ो सम्मेलन में बामसेफ के कुछ नेता मौजूद थे जो इनकी बातों से प्रभावित हुए। वह माया से भी मिले और वहां की बातें कांशीराम को भी बताई। इसके अलावा कई सामाजिक कार्यक्रमों में कांशीराम ने खुद मायावती के विचार सुने, जिनके बाद एक दिन वो खुद मायावती के घर पहुंच गए। मायावती उस समय टीचर की नौकरी के साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई भी कर रही थी। मेज पर किताबों को देखकर कांशीराम ने उनसे पूछा कि पढ़कर क्या बनना चाहती हो। तो मायावती का जवाब था, आईएएस बनकर अपने समाज की सेवा करना चाहती हूं। इस पर कांशीराम ने जवाब दिया कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देश और प्रदेश की सरकारें जो चाहेगी वो ही करना होगा और हमारे समाज में कलेक्टर की कमी नहीं है।
कमी है तो एक ऐसे नेता की जो उनसे काम करवा सके। कांशीराम की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने कलेक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और नेता बनने की ठानी। मायावती की जीवनी लिखने वाले अजय बोस लिखते हैं कि कांशीराम मायावती के साथ बहुत अच्छा भावनात्मक जुड़ाव रखते थे। कांशीराम का गुस्सेल स्वभाव, खरी खरी भाषा व जरूरत पड़ने पर हाथ के इस्तेमाल पर मायावती की तर्कपूर्ण खरी खरी बातें भारी पड़ती थी। समान आक्रामक स्वभाव वाले दलित चेतना के लिए समर्पित इन दोनों लोगों के काम का अंदाज जुदा होते हुए भी एक दूसरे का पूरक था। जहां कांशीराम लोगों से घुलना मिलना, राजनीतिक संघर्ष और गपशप में यकीन रखते थे, वहीं मायावती अंतर्मुखी रहते हुए राजनीतिक बहसों को समय की बर्बादी मानती थी। मायावती का यह अंदाज अब भी बरकरार है। वे आज भी चुपचाप अपना काम करती हैं। राजनीतिक अटकलबाजियों में ना तो वे खुद शामिल होती है और ना ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को शामिल होने देती है। मायावती पहले बामसेफ और फिर DS4 में सक्रिय हुई। दोनों संगठनों की स्थापना 1978 और 1981 में हुई थी। ये वो समय था जब दलित आंदोलन का कोई भविष्य नहीं दिखता था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि बहुजन आंदोलन कभी सफल भी होगा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनने पर ही मायावती सक्रिय राजनीति में उतरी, लेकिन पिता उनके राजनीति में जाने के विरोधी थे। पिता ने कहा कि अगर कांशीराम का साथ नहीं छोड़ा तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा। मायावती लिखती है, पिता जानते थे कि लड़की घर छोड़कर नहीं जा सकती। उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद मायावती ने घर छोड़ दिया। इस फैसले में उनके बड़े भाई ने मायावती का साथ दिया। इस दौरान उनके पास सिर्फ 7 साल की नौकरी से बचा हुआ कुछ थोड़ा सा पैसा ही था। मायावती जब पार्टी में आगे बढ़ रही थी तो पीछे विरोधियों की फौज भी खड़ी होती जा रही थी। कांशीराम लिखते हैं कि राजनीति में प्रवेश करते ही मायावती की बेहिसाब मुश्किलें शुरू हो गई। उनके मुताबिक मायावती अगर आज सख्त मिजाज दिखती है तो शायद इसकी वजह शुरुआती दिनों में हुआ उनका चौतरफा विरोध है। हर आदमी उनके खिलाफ था। पार्टी के कुछ पुराने नेताओं ने भी मायावती का विरोध किया। इन नेताओं ने मेरे ऊपर भी दबाव बनाया। सब चाहते थे कि मैं मायावती को आगे न बढ़ने दूं। मैंने इनकार किया तो कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। आज वो ही दिग्गज मायावती का लोहा मानते हैं। अपनी पहली राजनीतिक जीत के लिए उन्हें कई साल इंतजार करना पड़ा। 1984 में बसपा के गठन के बाद से ही मायावती ने कैरोना से चुनावी सफर शुरू किया। इस मुकाबले में जीत तो कांग्रेस प्रत्याशी की हुई, पर मायावती ने भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। इस चुनाव में मायावती ने 44,445 वोटों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया था। फिर आया 1985 बिजनौर का उपचुनाव। इस चुनाव में वो 61,504 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। मायावती को चाहने वालों की तादाद बढ़ रही थी और साथ ही वोटों की संख्या भी। 1987 में हरिद्वार सीट से 1,25,399 वोटों के साथ वो दूसरे स्थान पर रही। 1988 के महत्वपूर्ण इलाहाबाद की लोकसभा सीट के उपचुनाव में VP सिंह व कांग्रेस के अनिल शास्त्री के ऐतिहासिक मुकाबले में तीसरी बड़ी दावेदारी कांशीराम के नेतृत्व में इसी बहुजन समाज पार्टी ने पेश की। इतने प्रयासों के बाद सन 1989 में बिजनौर से 1,83,189 वोटों के साथ वो पहली बार संसद के लिए चुनी गई। 1984 में BSP की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बाबा तेरा मिशन अधूरा, मायावती करेगी पूरा, इसके नारों के साथ बसपा ने 1993 में सपा व बसपा का गठबंधन कर मिले मुलायम कांशीराम
हवा में उड़ गए जय श्री राम ये नारा लगाया। लगा कि भाजपा के पूरे राम मंदिर आंदोलन को धूल चटा सवर्णों के धर्म व राजनीतिक आंदोलन की रीढ़ ही तोड़ दी गई है। कांशीराम की तरह वे उत्तर प्रदेश से बाहर की नहीं थी, वह यूपी की बेटी थी, वह दलित की बेटी थी। मायावती की इसी जमीनी पकड़ और आक्रामकता के चलते 1989 में बसपा महज 2 लोकसभा सीटों पर 9.93% मतों से बढ़कर 1999 आते आते 14 सीट और 22.8% मतों तक पहुंच गई। 1995 में भाजपा के साथ हाथ मिलाकर दलित की ये बेटी पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बन गई। हर देश के अलावा देश के बाहर के लोगों के लिए भी यह एक अचंभे की बात थी। यह वो वक्त था जब मायावती विश्व के फलक पर अचानक एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी। उनकी इन्हीं उपलब्धियों की बदौलत प्रतिष्ठित न्यूज़वीक पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 8 सर्वाधिक ताकतवर महिलाओं में उनका शुमार किया। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने बहुजन नायकों और बहुजन हितों पर खासा ध्यान दिया। मायावती ने अंबेडकर ग्राम योजना लाकर अनुसूचित जाति बहुल गांव में सरकारी निवेश को बढ़ा दिया। थानों में दलित अधिकारियों की नियुक्ति कर दलित उत्पीड़न पर रोक लगा दी। वह दलित महापुरुषों के नाम पर नए जिले घोषित कर दलितों को मोह लिया। तभी से दलितों के साथ ही पिछड़े वर्ग में भी मायावती का खासा प्रभाव रहा। CSDS की रिपोर्ट को माने तो सन 1996 में बसपा को 27% कुर्मी और 24.7% कोयरी वोट मिले। समाजवादी पार्टी तो मायावती और बसपा के बढ़ते कदम से इतनी बौखला गई कि उसके लोगों ने मायावती पर हमला तक कर दिया। मायावती की पार्टी के कुछ लोगों द्वारा गेस्ट हाउस में मायावती के ऊपर किए गए जानलेवा हमले में सवर्ण नेताओं खासकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा बचाई गई मायावती ने सन 2005 में बसपा में ही सवर्ण नेतृत्व उभारना शुरू कर दिया। इसको वकील से यूपी के महाधिवक्ता बनाए गए सतीश चंद्र मिश्र ने मूर्त रूप दे डाला। मायावती ने सवर्ण और ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा महत्व देना कांशीराम द्वारा बनाया गया 15 बनाम 85% का बहुजन सामाजिक समीकरण को 25% दलित, 9% ब्राह्मण, 20% अति पिछड़ों का समीकरण कर दिया। कांग्रेस के जाते ही जो ब्राह्मण नेतृत्व विहीन हो गए थे वे सतीश चंद्र के नेतृत्व में 2007 में बड़ी संख्या में बसपा से जुड़े। यहां तक कि 42 ब्राह्मण जीतकर बसपा की पहली बार बने पूर्ण बहुमत की सरकार का हिस्सा भी बने। यह सब मायावती की बेहतरीन राजनीतिक सूझबूझ का ही नतीजा था। उनके विरोधी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ताज एक्सप्रेस वे और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किल मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल की ऐसी उपलब्धि है जिसके बारे में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सोच भी नहीं सकते थे। वरिष्ठ लेखिका अरुंधति राय भी विरोधियों के इसी कुप्रचार का शिकार थी, लेकिन नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किल को देखने के बाद अपने एक संस्मरण में उन्होंने मायावती की तारीफ के पुल बांधे हैं। प्रशासक के रूप में बहन जी के तेवर हमेशा उग्र रहे और उन्होंने समझौता नहीं किया। उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा एक जनसभा में, जिसने अजीत सिंह भी मौजूद थे, मायावती को गाली दी। बहन जी ने टिकैत की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। टिकैत बिजनौर से मजबूत आधार वाले अपने गांव सिसौली लौट आया। गांव की घेराबंदी कर दी गई, पानी बिजली काट दी गई। अंत में बड़बोला टिकैत अपनी औकात में आ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए मुख्यमंत्री मायावती से माफी मांगी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मुलायम राज को पटखनी देकर तब सत्ता में पहुंची मायावती ने यूपी के बड़े बड़े गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कई अंडरग्राउंड हो गए। सख्त प्रशासन के लिए विपक्षी भी उनका लोहा मानते हैं। चाहे किसी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, प्रदेश की आम जनता ने बसपा शासन में हमेशा सुरक्षित महसूस किया। खासकर महिलाओं ने एक महिला मुख्यमंत्री के प्रशासन को काफी पसंद किया। चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, ऐसे नारे एक वक्त उत्तर प्रदेश की फिजाओं में खूब गूंजते थे।
मायावती ने हमेशा से अपनी कड़क छवि के अनुरूप ही काम किया। बहुजन नायकों के सम्मान को लेकर भी मायावती हमेशा सचेत रही। ये तब देखने को मिला जब 2007 में उन्होंने लखनऊ के अंबेडकर स्मारक के रखरखाव में कोताही बरतने के कारण कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मायावती का पूरा ध्यान दलितों के हित साधने में रहा। उनके द्वारा बैकलॉग की भर्तियों पर बार बार पूछताछ जारी रही। दलित कोटे को पूरा करना और महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं के लोगों की तैनाती इस बात को दर्शाती भी रही। अपने राजनीतिक गुरु, सचेतक और बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी के गुजरने के बाद मायावती को झटका लगा, लेकिन तब तक वह परिपक्व हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब कई बड़े नामों ने बसपा का साथ छोड़ दिया। इनमें बसपा को कई साल देने वाले सलेमपुर के पूर्व सांसद बब्बन राजभर हो, बलिया से ही कांशीराम के साथ ही पूर्व सांसद बलिहारी बाबू हो, इलाहाबाद से इंडियन जस्टिस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कालीचरण सोनकर हो, या फिर आजमगढ़ के सगड़ी नेता मल्लिक मसूद, तमाम लोग पार्टी से अलग हो गए। इनमें से कई आज कांग्रेस की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहे जो बहन जी के पीछे साए की तरह खड़े हैं। इनमें कांशीराम के सेक्रेटरी अम्बेत राजन व पार्टी के बिहार के प्रभारी गांधी आज़ाद जैसे प्रतिबद्ध दलित कार्यकर्ता है। अम्बेत राजन का संगठन कांशीराम व अन्य दलितों को दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं देता था। आज भी वे उसी प्रकार की सेवाएं बसपा का खजांची बनकर देते हैं। मायावती के जीवन संघर्ष पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार ने पिछले दिनों अपने एक लेख में लिखा था, यह विडंबना है कि लोग आज मायावती के गहने देखते हैं, उनका लंबा संघर्ष और एक एक कार्यकर्ता तक जाने की मेहनत नहीं देखते। वे ये जानना ही नहीं चाहते कि संगठन खड़ा करने के लिए मायावती कितना पैदल चली, कितने दिन रात उन्होंने दलित बस्तियों में काटे। मीडिया इस तथ्य से आंखें मूंदे है। जाति और मजहब की बेड़ियां तोड़ते हुए मायावती ने अपनी पकड़ समाज के हर वर्ग में बनाई है। वह उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी नेता है जिन्होंने नौकरशाहों को बताया कि वे मालिक नहीं, जन सेवक हैं। अब सर्वजन का नारा देकर उन्होंने बहुजन के मन में अपना पहला दलित प्रधानमंत्री देखने की इच्छा बढ़ा दी है। दलित आंदोलन और समाज अब मायावती में अपना चेहरा देख रहा है। भारतीय लोकतंत्र को समाज की सबसे पिछली कतार से निकली एक सामान्य महिला की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। मायावती ने सन 2006 में कांशीराम के अंतिम संस्कार में रीति रिवाजों और बौद्ध परंपराओं का पालन किया था। उन्होंने तब कहा था कि यदि वो प्रधानमंत्री बनती है तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेगी।